अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कितने अनमोल थे वो दिन जब मैं किसी आज़ाद परिंदे की मानिंद घर के चमन में इधर से उधर उड़ती फिरती थी। कायनात की हर शय से बेगाना मेरी ज़िंदगी बचपन के सफ़र में थी। ये मेरे बचपन के दिन थे जिनको मैं कभी नहीं भुला सकती। उसके बाद उम्र का वो दौर आया जब आईने के मुकाबिल अपने अक्स से बातें करने लगी। शायद शऊर की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, जबकि मेरी दोनों बहनें अभी छोटी थीं। अब मैं उम्र के उस हिस्से में थी जिसमें तमन्नाओं, चाहतों और अरमानों की गुनगुनाहट धीमे सुरों में सुनाई देने लगती है और हर लड़की अपने मुस्तकबिल के बारे सोचती है। मैं भी तसव्वुरात में खोई आने वाले दिनों की खुशियाँ ख्वाबों में समेट रही थी कि एक दिन कुछ अनजाने लोग हमारे घर आए और मेरा रिश्ता तलब किया। वालदैन को रिश्ता पसंद आ गया और मंगनी हो गई। कुछ अरसे बाद फिर वही लोग आए। मैं खुशी से फूले न समा रही थी। सुना था कि शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। मेहमान आकर रुखसत हो गए, मगर मेरे घर वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट ना थी। वो मायूस और मुस्तरब दिखाई दिए। उनके मुरझाए चेहरे देखकर समझ गई कि उनकी आस टूट गई है। तभी अम्मी ने बताया कि लड़के वाले मंगनी तोड़कर चले गए हैं। वो कह रही थीं कि भला ये भी कोई बात है, पहले बड़ी को पसंद करके रिश्ता तय कर लिया और अब बड़ी को छोड़ मंजली को मांग रहे थे। भला ये क्या शरीफों का तरीका है। लड़कियां ना हुई खिलौने हो गई। वो रिश्ता ख़त्म कर गए हैं। ये सुनकर ज़मीन पैरों तले धंसती मालूम हुई और मेरे ख्वाब शीशे की तरह टूट कर बिखर गए। दुख इस बात का नहीं था कि वो रिश्ते की बात ख़त्म कर गए थे, बल्कि दुख इस बात का था कि मेरी दोनों छोटी बहनों का क्या होगा। एक तो अब बचपन की दीवार फलांग कर जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली थी और दूसरी अभी छोटी थी। मंगनी इस बात पर टूटी थी कि लड़के ने मंगनी वाले दिन मेरी मंजली बहन को देखा तो घर जाकर अपनी माँ से कहा कि तुमने बड़ी का रिश्ता क्यों लिया, जबकि दूसरी उससे ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश खदोखाल वाली है। आपको वो नज़र नहीं आई थी? मेरी शादी करनी है तो दूसरी वाली का रिश्ता तलब करें। मैं उनकी बड़ी लड़की से शादी नहीं करूँगा। लड़के के इस बात का जिक्र उन्होंने जब मेरे वालदैन से किया तो मेरे वालदैन ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। जब तक बड़ी की शादी नहीं हो जाती हम छोटी लड़कियों की शादी का सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हमारी बड़ी बेटी कबूल नहीं तो रिश्ता छोड़ दीजिए। इसमें शक नहीं कि छोटी बहनें मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थीं और वक्त के साथ साथ वो मेरे बराबर हो रही थीं, मगर अम्मी अब्बू उनके लिए आए रिश्ते इस वजह से ठुकरा रहे थे कि बड़ी की मौजूदगी में छोटी बेटियों को क्यों कर ब्याह दें। यही सोचकर आंखें भर आती थीं कि मेरी मामूली सूरत के बायस मेरी बहनों के अच्छे नसीबों को ठोकर लगाई जा रही थी। मैं जिस माहौल में पली बढ़ी थी, यहाँ लड़कियों का अपनी शादी और रिश्ते नाते पर इजहार ख्याल मायूब बात समझी जाती थी, जबकि मैं अपने वालदैन को समझाना चाहती थी कि अगर लोग मेरी बजाय मंजली या छोटी को पसंद कर लें तो अच्छा रिश्ता गंवाने की बजाय हाँ कर देनी चाहिए, ताकि गुर्बत में एक बच्ची के फ़र्ज से तो सुबकदोशी पाएं। जब मेरे मुकद्दर में होगा तो मेरा रिश्ता भी हो जाएगा। लेकिन वालदैन ने अपनी सोच ना बदली। वक्त के साथ साथ दोनों बहनें मेरे बराबर की हो गईं। वालदैन अपनी ज़िद पर कायम रहे। वालिदा फिर से मुसल्ले पर बैठ गईं और रात दिन मेरे नसीब खोलने की दुआएं मांगने लगीं। उनको इस कदर महवियत से दुआएं मांगते देखकर मेरे दिल से आह निकल जाती और मैं भी दुआ करने लगती कि ऐ अल्लाह, मेरी वालिदा की सुन ले और इनको सुकून दे। अल्लाह ने उनकी बात सुन ली। इस बार फिर लोग आए और मेरी छोटी बहनों को देखने के बावजूद उन्होंने मेरा रिश्ता ही तलब किया। कुछ दिनों बाद वो मेरे सर पर गोटे वाली चुनरी डाल और अंगूठी पहनाकर चले गए। हमारे घर में खुशियों का ठिकाना ना था। वो जल्दी शादी की तारीख मांग रहे थे। मेरा जहेज तो तैयार रखा था। वाले साहब ने फर्नीचर बनवाने का भी ऑर्डर दे दिया। अब शादी की तारीख का ऐलान बाकी रह गया था कि अचानक मंगनी टूटने का ऐलान हो गया। पता चला लड़के को कोई और लड़की पसंद थी और उसके वालदैन को वो लड़की पसंद न थी। माँ बाप के दबाव में आकर पहले तो वो चुप रहा, मगर ऐन वक्त पर झगड़ा खड़ा करके शादी से इनकार कर दिया और घर से भाग जाने की धमकी भी दे दी। माँ बाप सटपटाए कि अब क्या करें, मगर जवान औलाद जब काबू में ना आए तो वो तूफान होती है। काश के वो चुप ना रहता और पहले ही बोल पड़ता तो मुझ गरीब को दूसरी बार मंगनी टूटने का दुख न सहना पड़ता। उस जालिम को क्या खबर कि जब दूसरी बार मंगनी टूट जाए तो लड़की पर क्या गुजरती है। आइंदा की उम्मीदें ही ख़त्म हो जाती हैं। हम तो गरीब लोग थे,
बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही थी। सफ़ेद पोशी का भरम रखने को छोटी छोटी ख्वाहिशात का भी गला दबाना पड़ता था। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। अब तो चेहरे की नोखेज़ी भी कम थी। तभी वालिद मेरी फ़िक्र में घुले जाते थे। आखिरकार वो बीमार पड़ गए। उस वक्त मेरी उम्र 26 बरस थी। हमारा गुजारा थोड़ी सी ज़मीन की पैदावार पर था। काफ़ी अरसा मेरे लिए कोई रिश्ता ना आया। रिश्ता कराने वाले भी जानते थे कि जब तक बड़ी बेटी है ये लोग छोटी लड़कियों के रिश्ते नहीं करेंगे। तभी अब दूसरी दोनों बहनों के रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। फिर 2 बार की मंगनी टूटने का किस्सा ख़ानदान भर में सभी को मालूम था और ये दुनिया वालों के लिए मामूली बात ना थी। हम जहाँ रहते थे ये पहाड़ी इलाका था। वहाँ नलकों से पानी नहीं आता था बल्कि चश्मों से लोग पानी लेते थे। हमारी खाला का घर करीब था और उनके घर पानी आता था। लिहाजा नहाने और कपड़े धोने के लिए हम लोग खाला जाहिदा के घर चले जाते थे। खाला का बेटा बाबर मुझसे चंद बरस बड़ा था। जब मैं उनके घर कपड़े धोने जाती वो गीले कपड़े रस्सी पर डालने में मेरी मदद करता था। उसके साथ ये रस्मी बातचीत महरूमियों से रोशन ख्वाबों में बदलने लगी। उधर वो मेरी कमी महसूस करता तो मैं भी तभी किसी बहाने उसके दीदार को खाला के घर जा पहुंचती। खाला की जहां दीदा निगाहों ने जान लिया कि हम एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं, उन्होंने वालिदा से तज़किरा किया। कहा कि तुम सनोबर का रिश्ता बाबर के लिए दे दो, इसी में हम दोनों घरानों की भलाई है। कहीं ये ना हो कि हमारे बच्चे कोई गलत कदम उठा लें। बात दरअसल ये थी कि वालिद का ज़मीन के बंटवारे पर कुछ मसला था। नाना की ज़मीन में से वालिदा और खाला को हिस्सा मिला तो खालू ने असर रसूख इस्तेमाल करके जिस ज़मीन पर फलों के दरख्त थे अपनी तरफ ले गए और मेरी वालिदा को बेआबाद ज़मीन का टुकड़ा दिया। इस पर वालिद उनसे खफा थे। वालिदा ने झगड़ा करने से अब्बू को रोक दिया था। वो अपनी बहन से ताल्लुक़ ख़राब ना करना चाहती थी, मगर अब्बू खालू को नापसंद करते थे। इसी वजह से उनके लड़के को किसी बेटी का रिश्ता देना नहीं चाहते थे। जब खाला ने अम्मी को समझाया कि ये रिश्ता ना हुआ तो हमारे बच्चे किसी लग़्ज़िश का शिकार ना हो जाएं, तब अम्मी ने ज़ोर देकर वालिद से मनवा लिया और वो मेरा निकाह बाबर के साथ करने पर रजामंद हो गए। ताहम रुखसती के वक्त के लिए थोड़े अरसे की मोहलत दी ताकि शादी की तैयारी कर सकें। जब मेरा निकाह बाबर से हो गया तो वालिदा ने मुझे मना किया कि अब मैं खाला के घर उस वक्त तक ना जाऊं जब तक रुखसती ना हो जाए, वरना ख़ानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं और बाबर इस पाबंदी से बहुत बेचैन हो गए। एक दूसरे से मिले बगैर हमको करार ना आता था और बहाने बना के हम मिलते भी थे। खालू ने इस बात को पसंद ना किया और बाबर पर सख्ती की कि जब तक रुखसती नहीं होती तो मनकूहा से नहीं मिलोगी और वो भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी। अब हम सख्त मजबूर हो गए। उधर वाले साहब फसल की फ़रोख्त का इंतज़ार कर रहे थे ताकि ये रकम हाथ आए तो मुझको इज्जत से रुखसत कर दें। फसल उतरी, फ्रूट पेटियों में बंद हो गया और आड़ती ले गए। अब रकम के मिलने का इंतज़ार था ताकि शादी की तारीख रखी जाए और मेरी रुखसती इज्जत से हो जाए। कहते हैं पाबंदियां इंसान को और बेकरार करती हैं। ये बात सच है। एक दिन खाला अपनी लड़कियों के हमरा हमारी शादी की खरीदारी के सिलसिले में मुजफ्फराबाद गई हुई थी और घर में बाबर के सिवा कोई नहीं था। खालू भी उनके साथ ही गए थे, जबकि मेरे वालिद भी शहर गए हुए थे। मैं मैले कपड़े धोने के बहाने उनके घर जा पहुंची। मेरे जाने से बाबर की ईद हो गई क्योंकि जुदाई हम दोनों की दुश्मन थी। अब घर में तन्हाई थी और हम दोनों थे, लिहाजा ये तन्हाई जुदाई से भी ज़्यादा बैरी निकली। पहले तो बाबर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर उसको एक गंभीर खामोशी ने घेर लिया और बुरे वक्त का मुझे बिल्कुल भी पता ना चला। होश आया तो नदामत के कांटों से दामन तार तार था। बाबर ने कहा, ऐसी हमारी चंद दिनों बाद शादी हो जाएगी। तुम इस बात का किसी से जिक्र ना करना कि हम मिले हैं। खुदा की करनी कुछ और होती है और इंसान कुछ और सोच रहा होता है। हमारे साथ भी यही हुआ कि मेरे वालिद साहब जब आड़तियों से फसल की रकम लेकर शहर से वापस गांव आ रहे थे तो किसी बदखा को इल्म हो गया कि उनके पास खासी रकम है। बस उन्होंने एक वीरान जगह पर रास्ते में उनको घेर लिया और रकम छीन ली। मजामत पर वाले साहब को धक्का दिया। वो इस तरह गिरे कि उनका सर एक पत्थर से जा टकराया और इस शदीद चोट से होश गए। काफ़ी देर बाद जब कुछ राहगीरों ने उनको सड़क किनारे बेहोश पाया तो उठाकर अस्पताल ले गए, मगर उन्हें होश ना आया और इसी बेहोशी के आलम में चल बसे। वो घर जो शादी की खुशियों का मुंतज़िर था, वहाँ सफ़े मातम बिछ गई। जाहिर है शादी भी 6 माह के लिए मुलतवी हो गई। यूँ मेरी रुखसती होते होते रह गई। वालिद की वफ़ात से मैं बहुत गमज़दा थी।
बाबर मुझे तसल्ली देता कि सब्र करो, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। उसकी तसल्ली से मुझे ढारस मिलती, सुकून महसूस होता। वो समझाता कि हम बेबस हैं, जब अल्लाह को मंजूर होगा हम एक हो जाएंगे। तुम मेरी मनकूहा हो, फिर खौफ किस बात का है। वालिद की वफ़ात के बाद अब मैं बिला खौफ अपने घर से मुत्तसिल बाग में बाबर से मिलने लगी। वालिद तो रहे न थे, वालिदा और बहनों का डर न था। भाई बाहर होते और खालू हमारे यहाँ आते नहीं थे। उनको इल्म ही न था कि हम मिलते हैं। अब सिर्फ मुलाकात पर इक्तफा न रहा था, दूरियां नज़दीकियों में सिमटती जाती थीं। और ये सच है, जब एक बार कदम बहक जाएं तो फिर बुराई का खौफ जाता रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। एक दिन पता चला कि मैं जिल्लत के अथाह गड्ढे में गिरने वाली हूँ। वो दिन क़यामत का था। मैं हकीकत से बाबर को आगाह करना चाहती थी, मगर कुदरत ने हमको शायद इस लग़्ज़िश की सज़ा देनी थी कि हमें मौका ही ना मिला। बाबर अपने वालिद का ट्रक लेकर पेशावर गया हुआ था कि वो वापस ना आया। जाने क्या मामला हुआ, ट्रक समेत वो मंजर से गायब हो गया। खालू बेचारे उसकी तलाश में भाग दौड़ कर रहे थे, मगर कुछ पता ना चला। यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। बिलाखिर किसी तरह बाबर ने राब्ता किया कि कुछ कर्ज खा उसको ट्रक समेत अगवा करके इलाका गैर ले गए हैं। जब तक कर्ज की तमाम रकम वो अदा नहीं करेंगे, उसको रिहाई नहीं मिलेगी। खालू ने अब रकम के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी और मेरी शादी एक बार फिर मुलतवी हो गई। क्योंकि पहले तो बाबर को बाजियाब करना था, अब मामला मजीद गंभीर हो गया। बात कहने की न थी, किस तरह अपना राज किसी को बताती। हालात के थपेड़े सहने को तन्हा रह गई थी। माँ को पता चला, उन्होंने सर पीट लिया, मगर सर पीट लेने से तो मसला हल नहीं होता। नाचार माँ ने खाला जायदा को मामले से आगाही दी। उन्होंने तसल्ली दी कि सब्र करें और खामोश रहें। घर का मामला है, बाबर का वालिद बेटे को जल्द ले आएगा और झटपट हम रुखसती कर लेंगे। राज राज ही रहेगा। जायदा खाला ने कहा था कि इस बात का किसी से जिक्र ना करना, ये हमारी बहू है, अनकरीब हमारे घर आ जाएगी। मगर उन्होंने क्या मुझे बहू बनाना था। बाबर के आने से पहले ही मेरी चची को शक हो गया। उसने चचा को बताया और इस तरह मेरे भाइयों को भी उन्होंने शक में डाल दिया कि उनकी बहन की लग़्ज़िश से ख़ानदान की नामूस खाक में मिलने वाली है। तो उन्होंने एक रात जब मैं सो रही थी, मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। वो मुझे ख़त्म कर देना चाहते थे, लेकिन खुदा को मेरी मौत मंजूर न थी। मैं शदीद ज़ख्मी होकर भी जिंदा बच गई। मेरी माँ ने बेटों के डर से मुझको एक रिश्तेदार के घर दूसरे गांव भेज दिया। वहाँ मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा क्योंकि मैं ज़ख्मी हालत में गई थी, और माँ ने मुझ पर ससुराल वालों के जुल्म की झूठी कहानी घड़कर सुना दी थी। 3 माह बाद माँ आकर मुझको ले गई और उसने बच्ची को एक तीसरे गांव, जो काफ़ी दूर था, वहाँ ले जाकर अपने किसी और रिश्तेदार के घर दे दिया। जिस खातून की गोद में बच्ची को डाला वो बे औलाद थी। मैं अकेली ही घर आ गई और माँ की मिन्नत समाजत और रोने बिलखने से भाई चुप हो रहे। उन्होंने मामले को अपना शक जाना और बात दब गई। जब बाबर रिहा होकर आया और उसको वालिदा ने हालात से आगाह किया तो वो बरहम हो गया। उसने कहा कि अगर आप लोगों का दावा है कि बच्ची मेरी है तो उसको वापस लाना होगा, वरना मैं सनोबर से शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा कि फ़िलहाल बच्ची वापस नहीं लाई जा सकती, वरना मेरे बेटे सनोबर को जिंदा ना छोड़ेंगे। बाबर की नीयत वो जाने, मगर इस बात का बहाना बनाकर उसने मुझसे निकाह ख़त्म कर दिया। इस तरह मैं आबाद होने से पहले उजड़ गई और तलाक का धब्बा भी मुझ पर लग गया। उन दिनों मैं रंजो गम और बाबर की बेवफाई के सदमे से निढाल थी। जिस रोज़ उसने मुझे तलाक दी, दुख से बुरा हाल था। अपने कमरे में सुबह से रात तक एक ही जगह बैठी रोती रही, यहाँ तक कि आधी रात बीत गई। सोचती थी मेरा कसूर क्या था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली, लेकिन मेरा कसूर तो था कि मैं बुजुर्गों के मना करने के बावजूद तन्हाई में बाबर से मिलती थी। इंसान खता का पुतला है और जब गलती हो जाए तो बाज़ दफ़ा उसकी सज़ा भी मिलकर रहती थी। मुझे सज़ा बच्ची की जुदाई और बाबर की बेवफाई की सूरत में मिल गई। रात का बड़ा हिस्सा बीत चुका था। दूर दूर तक सन्नाटा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती तो कलेजा कटने लगता था। मैं रात की तारीकी में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। माजी की यादें और बाबर के साथ बीते लम्हात फिल्म की स्क्रीन की तरह आंखों के सामने चल रहे थे। 2 साल मेरी जिंदगी के इन्हीं ओपलों में दबी आग जैसी सुलगन में सुलगते कट गए। शुक्र है कि मुझको लोगों की तीखी नज़रों से और तानों का सामना नहीं करना पड़ा।
फिर मेरी एक दूर की खाला ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा और सादगी से मेरा निकाह कुछ अरसे बाद शफीक से हो गया। शफीक एक निहायत शरीफ इंसान थे। शादी के 2 साल पुरसकून गुजर गए। एक दिन मेरी सास उस गांव जा निकली जहां मेरी और बाबर की बच्ची ने जन्म लिया था। किसी ने उसको मुझ पर जुल्म की दास्तान सुनाई तो वो हक्का बक्का रह गए। उसने कहा कि मेरी बहू की तो कोई बच्ची नहीं है, ये क्या मामला है। वो मामले की तहकीक में लग गई। उसने बड़ी चालाकी और होशियारी से काम लिया और मुझसे पूछा और उसको मेरे पास लाने का वादा किया। सास का मोहब्बत भरा रवैया देखा तो उसकी चाल को ना समझ सकी। ये भूल गई कि ये माँ नहीं सास है। बस वो दिन मेरी जिंदगी के सुकून का आखिरी दिन था। मेरे खाविंद को उन्होंने बता दिया। उसके बाद दिन रात के तानों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। मेरे भाई की शादी पर भी उन लोगों ने मुझे मैके न जाने दिया। कह दिया कि अब तुम मैके से कोई ताल्लुक न रखोगी और वहां कभी ना जाओगी। हम तो समझे थे तुम पर जुल्म हुआ है, हमको क्या खबर थी कि इससे आगे बहुत कुछ हो चुका है। अब न तुम्हारे मैके से कोई यहाँ आएगा और न तुम वहां जाओगी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। अब मैं अपने मैके की दहलीज पर कैसे कदम रख सकती थी। वक्त गुजरता रहा। मैं गीली लकड़ी की तरह जलती बुझती और सुलगती रही। शफीक अहमद और उसके घर वालों ने मुझे कभी मैके जाने ना दिया और ना ही घर का सुख दिया। मैं बस उनके घर की खिदमतगार की हैसियत से रहती थी, क्योंकि आगे भाइयों का डर था। बाबर सऊदी अरेबिया चला गया और वापस नहीं लौटा, लेकिन अपनी मासूम बच्ची का गम मुझे देखना था। जिस औरत ने मेरी मासूम बच्ची को गोद लिया, उसने उसका नाम गुलनाज रखा था। वो कोई अच्छी औरत ना थी। उसने अपने तरीके से उसकी परवरिश की और उसकी शादी एक अपने वाकिफ कार घराने में करा दी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से अच्छे घरानों से उसके रिश्ते आते थे। खुदा जाने उस औरत ने उसका रिश्ता ज़हूर से क्यों किया। वो एक गरीब और मजदूर पेशावर था, लेकिन उसका भांजा कासिम एक अमीर आदमी का बेटा था। जब गुलनाज का निकाह ज़हूर से हो गया, उसका भांजा भी घर आने लगा। अब उस औरत को ख्याल आया कि मैंने गलत किया है। बजाय मामू के मैं गुलनाज को कासिम से ब्याहती तो अच्छा था। आज लड़की भी ऐश करती और मैं भी। इत्तफाक के कासिम को भी गुलनाज अच्छी लगती थी। रिश्तेदारी की वजह से कासिम के घर आने जाने को ज़हूर ने भी बुरा ना जाना। वो यही समझा कि शायद मेरा ख्याल करते हुए भांजा सौदा सलफ लाने को अपनी ममानी के पास आता है, जबकि घर में वो औरत गुलनाज और कासिम के दरमियान कोई और ही ताल्लुक बना चुकी थी। इससे पहले कि उस ताल्लुक का किसी को इल्म होता, गुलनाज और कासिम गांव छोड़कर निकल गए। उनके चले जाने के बाद उस औरत ने शोर मचा दिया कि ज़हूर अहमद मेरी बेटी को तलाक दे, क्योंकि उसका भांजा गुलनाज को ले गया है। ये गांव गांव शहर शहर छुपते रहे, क्योंकि ज़हूर ने उन दोनों को कत्ल करने की ठान ली थी। कुछ दिनों बाद ही कासिम गिरफ्तार हो गया और गुल अकेली रह गई। उसने अपनी मुंह बोली माँ को पैगाम भेजा कि मैं अकेली रह गई हूँ, अब तुम मेरे पास आ जाओ। माँ उस जगह चली गई जहां गुलनाज थी। एक रोज अचानक मोहल्ले वालों को मालूम हुआ कि इन औरतों के घर कोई मुश्तबा शख्स आता है। उन्होंने माँ बेटी से मामले का खोज लगाया और ज़हूर को उनके मामले से आगाही दी। अगले दिन ही ज़हूर अहमद का छोटा भाई मंजूर अहमद और सास उसको लेने आ गए। उन्होंने कहा जो भी हुआ, लेकिन हम गुलनाज को इज्जत बना चुके। ये हमारी बहू है, हमने माफ़ किया। अब ये हमारे साथ घर चले। मगर लड़की ने जाने से इनकार कर दिया। ज़हूर को भी जिद हो गई थी कि एक बार तो बीवी को ज़रूर घर लाना है, इसके बाद जो चाहे उसका मैं हशर करूं। वो हर दूसरे तीसरे दिन माँ और भाई को उनके पास भेजने लगा। इस सूरत हाल से ये माँ बेटी तंग आ गई। ये मुश्तबा शख्स जो उनके घर आता था एक ट्रक ड्राइवर था, जिसने उन माँ बेटी को सहारा देने की हामी भरी थी, और माँ ने उससे वादा किया था कि अगर वो ज़हूर वालों से उनका पीछा छुड़ा दे तो गुलनाज की शादी उसके साथ कर देगी। अगले दिन ज़हूर का भाई आ गया कि भाभी घर चलो। उस दिन वो ड्राइवर मेहरबान खान भी वहाँ मौजूद था। तभी ये दोनों माँ बेटी खौफजदा हो गईं कि ये लड़का अब जाकर घर वालों को खबर कर देगा कि उनके घर तो एक गैर शख्स मौजूद था। खुदा जाने उसके बाद ज़हूर उनके साथ क्या करे। बस उन्होंने मंजूर को बिठा लिया और कहा तुम बैठो, ज़रा इंतज़ार करो, तुम्हारी भाभी अभी तैयार होकर साथ जाती है, जब तक आप लोग चाय पियो। वो उसको बातों में लगाकर झटपट चाय बनाकर भी ले आई। उसने चाय में नशावर दवा मिला दी थी, जिसके पीने से मंजूर पर गनूदगी तारी हो गई। वो लेट गया और बेहोश हो गया। उसने ट्रक ड्राइवर से कहा कि मेहरबान अब तुम इसको ठिकाने लगा दो।
वरना हमारे साथ ज़हूर तुमको भी अपने अदाब का शिकार बना देगा। मेहरबान भी एक नौजवान लड़का था। उसने मंजूर को कंधे पर लाद कर ट्रक में डाला और पहाड़ियों से गहरी खाई में गिरा कर आ गया। जब मंजूर 2-3 दिन तक ना आया तो उसकी माँ को फिक्र लाहक हुई कि मेरा लड़का भाभी को लेने गया था, कहाँ रह गया है। वो गुलनाज की माँ के पास पहुंची और मंजूर के बारे पूछा। वो बोली, तुम्हारा लड़का तो इधर नहीं आया, कहीं और पता करो। उसकी माँ को शक हुआ और उन लोगों ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो राज खुल गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस के हाथ पड़े तो दोनों ने सारे राज उगल दिए। यूं ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गया और उसकी निशानदही पर खाई से मंजूर की लाश बरामद हो गई। उन दिनों ज़हूर अपने एक दुश्मन से तनाज़े के सबब जेल में था। जब उसको अपने भाई की मौत का पता चला तो वो पागल हो गया। वो पुलिस वालों के पांव पड़ गया कि मुझको सिर्फ एक बार छोड़ दो, मैं अपनी बीवी और सास से अपने भाई के कत्ल का हिसाब ले लूं। लेकिन ऐसा कब हुआ है कि कानून खुद किसी को कत्ल का परमट जारी कर दे। ये तीनों जेल में थे और मैं सुलग रही थी कि मुझ बदनसीब के लिए इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि उनके साथ जो हुआ सो हुआ। मगर मैं पहले बेटी से जुदाई की सज़ा भुगत रही थी और अब उसके जुर्म का सुनकर जिंदगी मेरे लिए एक सज़ा हो गई। सच है कि जुर्म में मर्द बराबर का शरीक हो तब भी सज़ावार औरत ही ठहरती है। जुर्म तो बाबर ने भी किया था, मगर ये कहकर मैं उसकी मनकूहा हूँ तो मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। उसके नज़दीक रुखसती से कबल कुर्बत जुर्म न था। मुजरम तो मैं ठहराई गई और सज़ा भी मुझे खूब मिली। जबकि बाबर को क्या फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। मेरी बच्ची गुलनाज गलत हाथों में चली गई और उसे जेल की सलाखों के पीछे अपनी खूबसूरत जिंदगी के खूबसूरत साल कैदोबंद की नज़र करने पड़े। इसलिए खुदारा शादी से पहले ऐसा कोई कदम ना उठाना कि सारी उम्र पछताते रहो। कैसी लगी आज की सबक आमूज कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।